हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे शिक्षा निदेशालय की ओर से दिया गया प्रैक्टिस पेपर 4 क्लास 8। विषय रहेगा हिंदी। टाइम रहेगा 2.5 घंटे और अधिकतम अंक रहेंगे आपके 60। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बच्चों वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा पेपर का पैटर्न और साथ ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आप कवर करने वाले हो। ठीक है, इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे इस चैनल पर, जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। निम्नलिखित निर्देशों को पढ़कर उनका पालन करना है। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड रहेंगे, क ख ग घ। इसमें कुल 11 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, चलिए खंड क दिया गया है अपठित बोध। अपठित बोध क्या होती है ना, कि जो आपकी बुक से नहीं होती, यानी कहीं से भी जो है लेकर आपको उसको सॉल्व करने को दे दिया जाता है, उसको बोलते हैं अपठित बोध। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें जीवन में यह आदत अवश्य अपनानी चाहिए कि थाली में उतना ही भोजन ले जितनी हमें आवश्यकता हो। अक्सर लोग अधिक भोजन ले लेते हैं और उसका पूरा न खा पाने पर फेंक देते हैं। ऐसा होता है ना, कितनी बार हम देखते हैं शादियों में खासकर कि पूरी पूरी प्लेट भर लेते हैं, इतना खाया जाता नहीं है, लेकिन क्योंकि दूसरों का है तो बस जो है ले लो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही अपनी प्लेट में रखना चाहिए जितना कि हम खा सकें, क्योंकि यह अन्न केवल अन्न नहीं है बल्कि किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। जब यह नालियों में बहता है तो न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि यह भी याद आता है कि अनेक लोग भूखे पेट सो जाते हैं। इसलिए हमें संयम बरतना चाहिए और उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खा सकें। यही समझदारी है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार यदि व्यक्ति द्वारा आवश्यकता अनुसार ही भोजन लिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा। तो क्या परिणाम होगा, अन्न की जो बर्बादी है वो घटती है। ठीक है, संसाधनों की बर्बादी इसमें क्या आ जाएगा, अन्न की बर्बादी घटेगी, बाकी तो नहीं है ना। ठीक, तो अन्न की बर्बादी जो है घटेगी अगर हम आवश्यकता अनुसार भोजन लेंगे। उसके बाद गद्यांश में अन्न को किस रूप में देखा गया है, तो अन्न जो है वो क्या है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना कि अन्न केवल अन्न नहीं बल्कि एक अमूल्य उपहार है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक उपहार है। तो ग इसका राइट आंसर रहेगा। गद्यांश के अनुसार समझदारी किसे कहा गया है, यानी आवश्यकता के अनुसार भोजन लेना थाली में, उसको ही समझदारी कहा गया है। ठीक है, कि हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खा सकें। हमें यहाँ से लिख सकते हो आप, हमें उतना ही भोजन, यहाँ से लेके उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना खा सकें। यही जो है क्या रहेगी, समझदारी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा तीसरे प्रश्न का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। गद्यांश के अनुसार लिखिए कि आवश्यकता से अधिक भोजन क्यों नहीं लेना चाहिए। हमने ऊपर पढ़ा था, यहाँ से आप लिख देंगे कि अधिक भोजन, अक्सर लोग अधिक भोजन ले लेते हैं और उसे पूरा न खाने पर फेंक देते हैं। यह अन्न केवल अन्न ही नहीं बल्कि किसानों की कठिन मेहनत और प्रकृति का अमूल्य उपहार है। ठीक है, उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो, जब ये नालियों में बहता है तो कि न केवल संसाधनों की बर्बादी होती है बल्कि यह भी याद आता है कि अनेक लोग भूखे पेट सो जाते हैं। तो यहाँ तक आप इसको लिख दीजिए कि ये क्या है, अमूल्य उपहार है, फेंक देते हैं, बर्बादी होती है, संसाधनों की बर्बादी होती है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियाँ, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर कर घर ले आऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। तो प्रस्तुत पद्यांश में रत्न किसे कहा गया है, तो रत्न किसको कहा गया है, ओस को रत्न कहा गया है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, बिखरे हुए हैं रतन है नाना, जी होता है इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले आऊं। तो ओस कणों को क्या कहा गया है, रत्न कहा गया है। पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है, तो प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश के अनुसार कवि ने ओस कणों को कहाँ देखा और ओस कणों को देखकर कवि के मन में क्या भाव आते हैं। तो यहाँ से आंसर करेंगे, पद्यांश के अनुसार कवि ने ओस कणों को हरी घास, पत्तों, फूलों पर बिखरे हुए देखा।
पद्यांश के अनुसार ओस कणों को देखकर कवि के मन में क्या भाव आते हैं? तो कवि के मन में उन्हें अंजलि में भरकर घर ले जाने और उनकी शोभा देखकर उन पर कविता रचने की इच्छा जागती है। नेक्स्ट देखिए, खंड ख दिया गया है। अब यहाँ पर खंड ख में आपको व्याकरण के प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको मिलान करना है, उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो संख्यावाचक विशेषण इसमें पहचानना है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होगा इसके अंदर? इसमें होगा कुछ पंखे, ठीक है, ये इससे मैच होगा। आप क्योंकि पंखों को हम गिन सकते हैं इसीलिए ये संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक यानी नापतोल जिसमें होता है तो यह आ जाएगा 5 किलोग्राम चावल। गुणवाचक विशेषण क्या है? घना पेड़ है। तो इसमें घना क्या है? यहाँ पर गुण है, जो पेड़ की जो विशेषता है वो बता रहा है उसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, नंबर 4 है, निर उपसर्ग से बना एक शब्द लिखिए। तो क्या बना सकते हो आप? निर्गुण बना सकते हो, इसके अलावा निराश बना सकते हो, ठीक है, निर्भय बना सकते हो। तो निर्भय, उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगकर मूल शब्द का मतलब बदल देते हैं उसे उपसर्ग कहा जाता है, और प्रत्यय होते हैं जो पीछे लगते हैं। तो निरुपसर्ग से बना जो है शब्द क्या हो जाएगा? निर्भय। यानी इसमें भय क्या हो जाएगा? भय तो इसके अंदर मूल शब्द है, ठीक है, और निर इसके अंदर क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। आज यहाँ कल वहाँ चले दी गई पंक्ति में क्रिया शब्द पहचान कर लिखना है। तो इसमें क्रिया क्या है? इसमें चले जो है वो क्या है? क्रिया, चलना जो होता है ना, जैसे क्रिया, चले, ये क्रिया हो जाएगा। उसके बाद विदुषी शब्द का लिंग बदल कर लिखिए। तो विदुषी का लिंग क्या हो जाएगा? विद्वान, ठीक है, विद्वान हो जाएगा। उसके बाद स्वर्ण शब्द का तद्भव रूप लिखिए। तो स्वर्ण का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? स्वर्ण का तद्भव रूप हो जाएगा सोना। नेक्स्ट 8 है, दुर्गंध शब्द का विपरीत शब्द लिखिए। तो दुर्गंध का विपरीत हो जाएगा सुगंध, ठीक है, दुर्गंध का विपरीत शब्द क्या होगा? सुगंध। 9 है, सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती है, रेखांकित शब्द का वचन बदल कर लिखिए। तो लकड़ी का बहुवचन क्या हो जाएगा? सामने लकड़ी की एक चौखट पड़ी रहती है, तो इसका वचन बदल कर लिखेंगे तो ये हो गया लकड़ियाँ। लकड़ी का क्या होगा? लकड़ियाँ, ठीक है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द प्रदान होते हैं, ये सही है या गलत है? तो द्वंद्व समास में दोनों ही प्रदान होते हैं, बिल्कुल सही है। द्वंद्व समास कैसा होता है? जैसे माता पिता, ये द्वंद्व समास है, और इसका अगर आप विग्रह करोगे तो माता और पिता। अब इसके अंदर दोनों ही पद क्या हो गई? दोनों ही पद इसके अंदर प्रधान हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, खंड ग, पाठ्यपुस्तक के आधार पर जो है प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें ये आपकी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। इन गद्यांश को और पद्यांशों को आपको अच्छे से पढ़ना है, आपने पहले पढ़े हुए हैं, उसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर करने हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है लिखिए। एकाएक बस रुक गई, मालूम हुआ पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, ठीक है। तो इसमें जो बस की जर्जर हालत है, लेखक ने उसके बारे में बताया है कि किस तरह से जो बस है वो जर्जर थी और किस तरह से उसका इंजन वो खराब हो चुका था। अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश के अनुसार बस क्यों रुक गई थी? तो उसके अंदर क्या नहीं था? पेट्रोल नहीं था। ये क्या ना, पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, तो उसके अंदर पेट्रोल नहीं था, इसीलिए बस रुक गई थी। गद्यांश के अनुसार बस की हालत कैसी थी? तो उसकी बड़ी जर्जर हालत थी, ठीक है। गद्यांश के अनुसार रास्ते में दोनों तरफ क्या दिखाई दे रहा था? तो दोनों तरफ क्या थे? पेड़ ही पेड़ थी, ठीक है। ये लिखा हुआ है, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। तो दोनों तरफ क्या थे? पेड़ ही पेड़ थे। तो इसमें लिख देंगे पेड़। लेखक ने इंजन में पेट्रोल डालने की प्रक्रिया की तुलना किससे की है? जैसे माँ जो है बच्चे को दूध पिलाती है शीशी के द्वारा, उस तरह की तुलना की गई है। तो माँ द्वारा दूध पिलाना। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, गद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मशीनी युग के कारण प्रभावित हुए किन्हीं 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो देखिए, मशीनों के कारण कौन से 2 उद्योग आप लिख सकते हो जो प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तो हथकरघा उद्योग होता है एक, तो आप लिख सकते हो हथकरघा उद्योग, ठीक है।
हथकरघा उद्योग, या आप लिख सकते हो हस्तशिल्प, हाथ से जो चीज़ें बनती हैं, हस्तशिल्प उद्योग। उसके बाद पाठ क्या निराश हुआ जाए के अनुसार लिखिए कि समाचार पत्रों में किस तरह के समाचार जो हैं वो अधिक होते हैं। अगला प्रश्न भी हम साथ ही करेंगे, पाठ बस की यात्रा में किन 2 आंदोलनों का नाम आया है। तो यहाँ से उत्तर करेंगे। तो देखिए, मशीनी युग के कारण प्रभावित 2 उद्योग कौन से हैं, हथकरघा उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग। तो पाठ क्या निराश हुआ जाए के अनुसार समाचार पत्रों में युद्ध, आतंक और दुर्घटनाओं से जुड़े नकारात्मक समाचार अधिक होते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, पाठ बस की यात्रा में आए 2 आंदोलन कौन से 2 आंदोलन हैं, असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह आंदोलन। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, गद्य पाठों के पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर जो है वो लगभग 30 से 40 शब्दों में देना है। पहला है, पाठ लाख की चूड़ियाँ में बदलू के जीवन पर कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो बदलू का जीवन जो है कांच की चूड़ियों के बढ़ते प्रचलन से प्रभावित हुआ, क्योंकि उसकी लाख की चूड़ियों का धंधा मंदा पड़ गया था, उसकी रोजी रोटी पर संकट आ गया था। जो औरतें थी वो कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा पसंद करती थी लाख की चूड़ियों की बजाय। अगला प्रश्न है सेकंड, आँख के बदले आँख का सिद्धांत पूरी दुनिया को अंधा कर देगा। पाठ क्या निराश हुआ जाए के आलोक में दिए गए कथन पर अपने विचार लिखिए। तो आँख के बदले आँख का सिद्धांत केवल हिंसा और प्रतिहिंसा को बढ़ावा देता है। इससे समाज में अशांति फैलेगी और पूरी दुनिया अंधकार में हो जाएगी। इसलिए हमें शांति और सहिष्णुता का मार्ग जो है वो अपनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पाठ बस की यात्रा में लेखक ने पाठ के अंत में पन्ना पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी। तो जो बस थी उसकी हालत इतनी जर्जर थी कि इसीलिए लेखक ने क्या थी, उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो लेखक ने पन्ना पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि बस बार बार खराब होती रही और यात्रा जो है अत्यधिक विलंब के साथ चल रही थी। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 7 दिया गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लिखने हैं। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। तो ये कविता है आपकी क्या निराश हुआ जाए वहाँ से ली गई है, वहाँ से जो पद्यांश है वो लिया गया है। क्लियर। तो इसमें आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है। तो पद्यांश में जो है एक उम्मीद के भाव को दर्शाया गया है कि सब कुछ जो है ख़त्म नहीं हुआ है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी झरती हुई पत्ती, हाथ थामने को बैठा हाथ कोई, स्टेशन पर अभी भी रेलगाड़ी आती है। तो यानी यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि अभी भी जो है उम्मीद है, बाकी है। पद्यांश में सूरज डूबना किस समय को दर्शाता है। तो सूरज जो है वो शाम को डूबता है, तो शाम का चित्रण किया गया है। पद्यांश में गंतव्य का क्या अर्थ है। तो गंतव्य स्थान यात्रा का अंतिम स्थान जो है, यानी जहाँ हमें पहुँचना होता है उसको गंतव्य कहा जाता है। तो यात्रा का अंतिम स्थान। अभी भी झरती हुई पत्ती, थामने को बैठा है हाथ एक, पंक्ति का क्या आशय है। तो कठिन समय में सहयोग इसमें आ जाएगा कि अभी भी है जो कठिन समय में हमारी सहायता कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 दिया गया है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको लिखने हैं। ये 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, पक्षी और बादल में जो है एक समानता और एक अंतर वो आपको लिखना है। तो देखिए, समानता क्या होगी, पक्षी और बादल में दोनों उड़ते हैं, और अंतर क्या होगा, पक्षी पंख से उड़ते हैं और बादल हवा के सहारे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 8 है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। ठीक है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, पक्षी और बादल में एक समानता और एक अंतर लिखना है। तो आइए तीनों क्वेश्चन के आंसर हम करेंगे। आंसर रहेगा, समानता क्या होगी, पक्षी जो है और बादल दोनों ही क्या हैं, उड़ते हैं। ठीक है। अंतर क्या रहेगा, पक्षी वो पंखों से उड़ते हैं लेकिन बादल हवा के सहारे चलते हैं। सेकंड प्रश्न है, यदि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में कौन चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है और क्यों। तो यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वह नया आशियाना बनाने जा रही है। थर्ड जो क्वेश्चन है, कबीर ने तलवार और मयान के उदाहरण से कबीर तलवार और मयान के उदाहरण से क्या सिद्ध करना चाहते थे। तो कबीर जो है तलवार और मयान के उदाहरण से यह सिद्ध करना चाहते थे कि किसी व्यक्ति का महत्व जो है उसकी काबिलियत या गुणों में होता है, न कि उसकी बाहरी दिखावट, कुल, जाति या धर्म में। ठीक वैसे ही जैसे तलवार का असली महत्व उसकी धार में होता है, न कि उसकी मयान में।
अगला प्रश्न 9 है, पद्य पाठों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको लिखने हैं। पहला है, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष कौन कौन से होते हैं? पाठ कबीर की साखियाँ के आधार पर आपको बताना है। आंसर रहेगा, मनुष्य के व्यवहार में दूसरों को विरोधी बनाने वाले दोष कौन से होंगे? क्रोध है, ईर्ष्या, अहंकार और कटु वाणी। इनके द्वारा मनुष्य जो है दूसरों को अपना विरोधी बना लेते हैं। अगला प्रश्न है, पक्षी भगवान के डाकिए होने के साथ साथ इंसान के भी प्रथम डाकिए हैं। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। पक्षी भगवान के डाकिए होने के साथ साथ इंसान के भी प्रथम डाकिए हैं। वे प्राचीन समय में संदेश पहुंचाने का काम करते रहे हैं। ठीक है, तो कबूतर के बारे में आपको पता ही होगा कि पहले जो है राजा महाराजा होते थे तो उनके थ्रू वो संदेश भेजा करते थे, इसीलिए वे प्रकृति और मनुष्य दोनों के संदेश वाहक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पाठ दीवानों की हस्ती में दीवानों का जो जीवन है वो सुख दुख का मिश्रण है। कविता के आधार पर आपको सिद्ध करना है। कविता के अनुसार दीवानों का जीवन जो है वो सुख दुख का मिश्रण है। वे विपरीत परिस्थितियों में भी प्रसन्न रहते हैं और दुख को भी हंसी खुशी झेलते हैं। अगला खंड दिया गया है, खंड घ रचनात्मक लेखन। तो इसमें आपको किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है और एक विषय पर आपको 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। ठीक है, तो पत्र देखिए। आप नरगिस या गुरप्रीत हैं। अपने घर के पास स्थित पार्क में साफ सफाई करवाने का निवेदन करते हुए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। आप नरगिस और गुरप्रीत हैं तो पुस्तकालय में हिंदी कहानियों की पुस्तकें मंगवाने का निवेदन करते हुए विद्यालय के प्रधानाचार्य को आप पत्र लिख सकते हो। दोनों में से कोई एक करना है। ठीक है, और एक इनमें अनुच्छेद लिखना है। अनुशासन का महत्व, मेरी दिल्ली और स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो पत्र लिखेंगे, इसमें दिया गया है, देखिए पत्र लेखन है। पत्र सेवा में नगर निगम अधिकारी, नई दिल्ली। विषय रहेगा पार्क की साफ सफाई करवाने के संबंध में। तो महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि हमारे घर के पास स्थित पार्क में गंदगी जो है वो फैली रहती है। वहाँ झाड़ियाँ बढ़ गई हैं और कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। इससे आसपास के लोगों को असुविधा होती है। अतः आपसे निवेदन है कि वहाँ नियमित सफाई की व्यवस्था करवाई जाए ताकि लोग जो है स्वच्छ वातावरण में टहल सकें। सर धन्यवाद, नरगिस या गुरप्रीत। तो इस तरह से आप लिख देंगे और प्रधानाचार्य को भी आप लिख सकते हो। बहुत ही आसान है बेटा। उसके बाद अनुच्छेद लेखन में हम अनुशासन का महत्व जो है वो लिखेंगे। अनुशासन जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अनुशासन के बिना कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं हो सकता। यह हमें समय का पालन करना, नियमों का पालन करना और मर्यादित आचरण करना सिखाता है। अनुशासित व्यक्ति समाज में सम्मान पाता है। विद्यालय में, घर में और समाज में अनुशासन का पालन करने से जीवन में सफलता और शांति मिलती है। वास्तव में अनुशासन ही जीवन की सच्ची पूंजी है। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं, सैम्पल पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सभी कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। सो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।